हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा नाज एंड वेलकम टू नाज जोन। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर क्लास 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी यूनानी, सी फ्रेंच, डी फारसी। आंसर होगा आपका बी यूनानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र है? ऑप्शन ए दजला और नील नदी, बी फरात और नील नदी, सी दजला और फरात नदी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका दजला और फरात नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? अब आपको बताना है मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी? ए शहरी जीवन, बी समृद्ध साहित्य, सी गणित और खगोल विद्या, डी उपरोक्त सभी। आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ पर शहरी जीवन भी था, समृद्ध साहित्य भी था, गणित और खगोल विद्या भी थी, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मैसोस और पोटामो, मैसोस और फरात, मैसोस और पोटेमोस, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। ऑप्शन होगा आपका मैसोस और पोटेमोस। मैसोस और पोटेमोस मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस और पोटेमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है? ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल। बताना है आपको जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र है वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है? आंसर होगा आपका इराक गणराज्य का हिस्सा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आप सभी कमेंट में आंसर करें अगर आपको आंसर पता है तो। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपीय वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है, बी ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख मिलता है, सी यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं, या डी उपरोक्त सभी। आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि देखिए बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में भी इसका उल्लेख मिलता है और ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का भी उल्लेख मिलता है, और थर्ड ऑप्शन है आपका यूरोप के यात्री और विद्वान, ये मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं, इसलिए आंसर होगा आपका डी उपरोक्त सभी, ये सभी सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांसा तांबा और डैश से मिलकर बनता है? कांसा किस दो चीज़ों से मिलकर बनता है? एक तांबा, दूसरा आपको बताना है और किस चीज़ से मिलकर बनता है? ए एल्यूमिनियम, बी लोहा, सी चांदी, डी टिन, रांगा या टिन। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी टिन। कांसा, तांबा और टिन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में किस चीज़ का अभाव था? अभाव यानी कि कमी बतानी है आपको कि मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी। ऑप्शन नंबर ए खाद्य संसाधन, बी जल संसाधन, सी खनिज संसाधन, डी उपरोक्त सभी। आंसर होगा आपका सी खनिज संसाधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हुई? अब आपको बताना है कौन से देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। ईरान, इराक, सऊदी अरब,
उपरोक्त सभी। आंसर होगा हमारा इराक। मेसोपोटामिया में खेती शुरू हुई थी और मेसोपोटामिया वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा माना जाता है? इराक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से मंगाते थे? अब जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे कि तांबा, चांदी, सीप, ये सारी चीज़ें वो कहाँ से मंगाते थे? तुर्की से, ईरान से, खाड़ी पार देश से, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अलग अलग जगह से जैसे कि तुर्की से, ईरान से, खाड़ी पार देश से अलग अलग जगह से मंगवाते थे, इसलिए आपका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? अब आपको बतानी है मेसोपोटामिया में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। ऑप्शन ए सुमेरी, बी अकदी, सी अरामाइक, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करेंगे, ये आंसर मैं नहीं बताऊंगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे सभी कमेंट में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिलगेमिश महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा था? गिलगेमिश महाकाव्य जो था वो कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था? 5, 6, 12, 15। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12 पट्टिकाओं पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया में साक्षरता दर कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए बहुत कम, बी बहुत ज़्यादा, सी निम्न, डी सब पढ़े लिखे थे। बताइए, साक्षरता दर बतानी है मेसोपोटामिया में कैसी थी। साक्षरता दर यानी कि पढ़े लिखे लोग मेसोपोटामिया में कैसे थे? ऑप्शन नंबर ए बहुत कम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वार का शीर्ष कहाँ से प्राप्त हुआ? वार का शीर्ष देखिए क्या है, वार का शीर्ष एक महिला का सिर है जिसे संगमरमर से बनाया गया था। अब क्वेश्चन है हमारा वार का शीर्ष हमें प्राप्त कहाँ से हुआ? ऑप्शन नंबर ए उर, बी उरुक, सी मारी, डी बेबीलोन। आंसर बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उरुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, इसको नोट कर लेना एक बार। मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? मेसोपोटामिया ने दुनिया को सबसे क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, बी परंपरा कालगणना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा जैसे कि वर्ग, वर्गमूल जैसी जानकारी भी हमें मेसोपोटामिया से मिलती है, और कालगणना यानी कि समय का विभाजन भी हमें मेसोपोटामिया से ही मिला है, इसलिए ऑप्शन होगा हमारा सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनमर्कर किस शहर का शासक था? उरुक, उर, सुमेर, मारी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उरुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइप्रस द्वीप अलीशिया किसके व्यापार के लिए मशहूर था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। साइप्रस द्वीप अलीशिया ये किस व्यापार के लिए मशहूर था? कपड़े के व्यापार के लिए, सैनिक सामान के लिए, तांबे और टिन के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी तांबे और टिन के लिए साइप्रस द्वीप अलीशिया जो मशहूर था, अपने तांबे और टिन के व्यापार के लिए मशहूर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर खूब फला फूला। जो मारी नगर था 2000 ईसा पूर्व के बाद वो खूब फला फूला, तो किस रूप में फूला, किस रूप में खूब फला फूला? ऑप्शन नंबर ए शाही राजधानी, बी शाही भवन, सी शाही किला,
डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता था? ऑप्शन नंबर ए उर, बी इन्नाना, सी एनमरकर, डी उपरोक्त सभी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इन्नाना। इन्नाना को प्रेम और युद्ध की देवी माना जाता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उरुक क्या था? उरुक बताना है आपको, उरुक क्या है। ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामियाई पक्षी है, बी मेसोपोटामियाई भाषा है, सी मेसोपोटामियाई शहर है, डी मेसोपोटामियाई भवन है। बताना है आपको उरुक क्या है। ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामियाई पक्षी, बी भाषा, सी शहर, डी भवन। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामियाई शहर। उरुक एक शहर था मेसोपोटामियाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है? इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पूछा हुआ है कौन सा गलत है। गलत मतलब यहाँ पर कौन सा कथन यानी कि कौन सी जो लाइन लिखी है वो गलत है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलत करते हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। हमें गलत को चुनना है, हमें सही नहीं बताना, हमें गलत बताना है। ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, बी उसे गीली पट्टी पर उसे सूखने से पहले लिखना होता था, डी लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, डी लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मेसोपोटामिया में लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, ये बात सही है, उन्हें बहुत सारे चिन्ह सीखने पड़ते थे, सही है ये बात। बी है उसे गीली पट्टी पर सूखने से पहले लिखा जाता था, ये बात भी सही है हमारी, क्योंकि उसको सूखने से पहले लिखा जाता था। सी ऑप्शन कह रहा है लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। सॉरी, ए उर, बी उरुक, सी मारी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गिलगेमिश बताना है आपको, गिलगेमिश कहाँ का शासक था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उरुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत दशक में हुई, कौन से दशक में हुई थी आपको ये बताना है। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज यानी कि पुरानी खोज की शुरुआत जो हुई थी वो कौन से दशक में हुई थी? ए 1810, बी 1820, सी 1830, डी 1840। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1840। 1840 में मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत शुरू हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आता है। अब आपको बताना है रोमन साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूरोप का क्षेत्र, बी पश्चिम एशिया का क्षेत्र, सी उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, डी उपरोक्त सभी। आंसर होगा आपका डी उपरोक्त सभी। जो आपका रोमन क्षेत्र है वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, इसलिए आंसर होगा आपका डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपाइरस क्या था? पेपाइरस बताना है आपको, पेपाइरस क्या था? पत्थर, पौधा, अभिलेख, ग्रंथ। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पौधा। पेपाइरस एक पौधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि बतानी है आपको, पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए हस्तलिखित पुस्तक, बी लिपि, सी अभिलेख, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हस्तलिखित पुस्तक। पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि मैनु मतलब ही होता है हाथ, जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती है उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हस्तलिखित पुस्तक, जिसे हम पांडुलिपि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे। प्रतिद्वंदी यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा इनका होता था। रोम और कौन से लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते थे यानी कि एक दूसरे के दुश्मन थे? मिस्र, इराक, ईरान, जॉर्डन।
आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईरान। रोम और ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर, बी, कैस्पियन सागर, सी, भूमध्य सागर, डी, काला सागर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए, सीनेट, बी, प्रिंसिपेट, सी, टीसीफोन, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। आंसर होगा आपका प्रिंसिपेट। ध्यान से समझना है एक बार। ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किए उसे किस नाम से जाना जाने लगा? प्रिंसिपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 60 क्वेश्चन है हमारे, बिल्कुल ध्यान से देखना एक बार। सेनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें वर्ग को शामिल किया गया था। अब आपको बताना है सेनेट में कौन कौन से वर्ग को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, कुलीन, बी, अभिजात, सी, जमींदार, डी, उपरोक्त सभी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सेनेट यानी कि सीनेट भी बोलते हैं इसी को। सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कुलीन वर्ग को, अभिजात वर्ग को और जमींदार, इन तीनों को शामिल किया गया था, इसलिए आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिनारियस क्या था? दिनारियस बताना है, दिनारियस क्या है? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। आंसर है आपका चांदी का सिक्का। चांदी के सिक्के को दिनारियस भी कहा जाता था। ठीक है, दिनारियस यानी कि चांदी का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? 3 मुख्य खिलाड़ी बताने हैं रोमन साम्राज्य में कौन थे? ए, सम्राट, बी, अभिजात वर्ग, सी, सेना, डी, उपरोक्त सभी। आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता थी। रोमन साम्राज्य में क्या विशेषता थी? रोमन साम्राज्य की विशेषता बतानी है, क्या थी? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एकल परिवार। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार को महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? एम्फोरा का मतलब बताना है आपको। एम्फोरा का संबंध इनमें से कौन सी चीज़ों से है? ऑप्शन नंबर ए, यातायात का साधन, बी, मटके या कंटेनर, सी, लेखन सामग्री, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मटके या कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक था? सिकंदर बताना है यूनान के कौन से राज्य का शासक था? बेबीलोन, एथेंस, मकदूनिया, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मकदूनिया। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया? ऑप्शन है आपका ऑगस्टस, बी, टिबेरियस, सी, गैलिनस, डी, कॉन्स्टेंटाइन। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का प्राथमिक धर्म, मतलब जो फेमस धर्म बोलते हैं, प्रायोरिटी जिसको बोला जाता है, ईसाई धर्म को बना दिया। किसने बनाया? कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टला नामक मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था? रोमन शहर में देखिए स्पेक्टला एक मनोरंजन शो होता था, वो बताना है आपको कि कितने दिन तक होता था। 140 दिन, 156 दिन, 176 दिन, 186 दिन। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 176, 176 दिन स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का जिसे दिनारियस बोलते हैं, अभी मैंने ऊपर आपको बताया,
दिनारियस यानी कि चांदी का सिक्का, उसका वजन बताना था कितने ग्राम का था। ऑप्शन नंबर ए 1 ग्राम, बी 2 ग्राम, सी 3.5 ग्राम, डी 4.5 ग्राम। दिनारियस यानी कि चांदी का सिक्का बताना है आपको कितने ग्राम का होता था। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। स्पेन कौन से व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जैतून का तेल, शराब, धातु, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका जैतून का तेल। जैतून के तेल के लिए स्पेन प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है आपका, मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? मंगोलों का बताना है मंगोल क्या काम करते थे, उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था। ऑप्शन नंबर ए कृषि, बी पशुपालन एवं शिकारी संग्रह, सी ज्योतिष, डी शिल्पकारी। आंसर होगा आपका बी पशुपालन एवं शिकारी संग्रह। देखिए कृषि तो वो नहीं करते थे, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्बर एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बताना है। आपको बताना है बर्बर का मतलब क्या होता है, बर्बर का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए हिंसक, बी शक्तिशाली, सी गैर यूनानी, डी शिकारी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गैर यूनानी। बर्बर शब्द का उपयोग गैर यूनानी के लिए किया जाता था। गैर यूनानी यानी कि जो यूनानी नहीं थे उन लोगों के लिए बर्बर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राज्य की सुंदरता में वृद्धि के लिए, बी व्यापार में वृद्धि के लिए, सी कृषि क्षेत्र में किलेबंदी के लिए, डी यायावर कबीलों के आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए। बताना है आपको चीन की दीवार का निर्माण क्यों किया गया था। देखिए राज्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए तो चीन की दीवार नहीं बनाई जाएगी। सेकंड है आपका व्यापार में वृद्धि के लिए, व्यापार, इससे व्यापार में कौन सी वृद्धि हो जाएगी? चीन की दीवार बना के व्यापार में कौन सी वृद्धि हो जाएगी? अगला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में किलेबंदी, क्या सिर्फ कृषि क्षेत्र में किलेबंदी करेंगे? रॉन्ग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यायावर कबीलों के आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो यायावर कबीले के लोग थे वो चीन पर आक्रमण करते थे, तो उनसे सुरक्षा पाने के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? चंगेज खान को बताना है किस रूप में उनको मान्यता दी गई, दार्शनिक के रूप में, बर्बर शासक के रूप में, यायावर सम्राट के रूप में, डी महान राष्ट्रनायक के रूप में। आंसर होगा आपका डी महान राष्ट्रनायक के रूप में। चंगेज खान को एक महान राष्ट्रनायक के रूप में मान्यता दी गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? प्रारंभिक नाम यानी कि चंगेज खान का पुराना नाम क्या था? तैमुजिन, तुर्गिल खां, बागुरचू, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए तैमुजिन। चंगेज खान का पुराना नाम यानी कि प्रारंभिक नाम क्या था? तैमुजिन। अगला क्वेश्चन है आपका, मंगोल कबीले के सरदारों की सभी कुरीलताई ने चंगेज खान को किस उपाधि से विभूषित किया? चंगेज खान को उपाधि दी गई, तो आपको बताना है चंगेज खान को कौन सी उपाधि दी गई। ए समुद्री खान, सार्वभौम शासक, बी बादशाह खान, सी जहांदार खान, डी जोची खान। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए समुद्री खान या फिर सार्वभौम शासक। चंगेज खान एक महान राष्ट्रनायक के रूप में उभरा और उसे समुद्री खान जैसी उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, चंगेज खान से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, यायावर लोग मूलतः थे, यायावर लोग बताने हैं कैसे थे। ऑप्शन नंबर ए स्थायी निवास करने वाले, बी कृषि करने वाले, सी घुमक्कड़ लोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका घुमक्कड़ लोग। यायावर यानी कि यायावर कैसे लोग थे? घुमक्कड़ लोग थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी मध्य एशिया की चारण भूमि है? ऑप्शन नंबर ए पंपास, बी वेल्स, सी प्रेरी, डी स्टेपीज। देखिए ये चारों ही क्या है? घास के मैदान है। आपको बताना है कि मध्य एशिया की चारण भूमि, मध्य एशिया की कौन सी है इसमें से?
पंपास, वेल्ड्स, प्रेरी, स्टेपीज, ये चारों घास के मैदान हैं। इनमें से मध्य एशिया की कौन सी है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेपीज। मध्य एशिया की स्टेपीज चारण भूमि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान के पिता का क्या नाम था? चंगेज खान के पिता का नाम बताना है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओंग खान, बी तुर्गिल खान, सी बागुरचू, डी येसुजेई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, येसुजेई। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु बतानी है, कब हुई थी? ए 1200 ईस्वी में, बी 1215, सी 1227, डी 1235। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1227 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने कौन सी पद्धति को अपनाया था जिससे दूर दराज के क्षेत्र में संपर्क रखा जाता था? चंगेज खान ने दूर दराज से लोगों के लिए संपर्क बनाने के लिए कौन सी पद्धति को अपना रखा था? ऑप्शन नंबर ए नोयास पद्धति, बी तुमुन पद्धति, सी यास पद्धति, डी हरकारा पद्धति। आंसर है आपका हरकारा पद्धति। हरकारा पद्धति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार कर लेना। हरकारा पद्धति को चंगेज खान ने अपना रखा था ताकि दूर दराज के लोगों से संपर्क हो सके। हरकारा पद्धति ध्यान रखना, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड से बना है? ए लैटिन, बी जर्मन, सी फ्रेंच, डी रोमन। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मन। सामंतवाद यानी कि फेडरलिज्म, फेडरलिज्म एक शब्द है जर्मन भाषा का फ्यूड शब्द से बना है। जर्मन भाषा का एक शब्द है फ्यूड जिससे सामंतवाद शब्द बना है। सामंतवाद यानी कि फेडरलिज्म। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्यूड का अर्थ क्या होता है? फ्यूड जमीन का टुकड़ा, देश का टुकड़ा, महाद्वीप का टुकड़ा, प्रायद्वीप का टुकड़ा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमीन का टुकड़ा। फेडरलिज्म यानी कि सामंतवाद, सामंतवाद फ्यूड सब जर्मन भाषा का एक शब्द है फ्यूड जिससे बना है सामंतवाद, और फ्यूड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। इसलिए सामंतवाद का संबंध किससे माना जाता है? भूमि से। अगला क्वेश्चन है हमारा 56, क्वेश्चन नंबर 56, पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा? ए प्रथम वर्ग, सी द्वितीय वर्ग, सी तृतीय, डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रथम वर्ग। देखिए 3 वर्गों में विभाजित था, है ना। ए था आपका चर्च जिसमें पादरी वगैरह थे, बी अभिजात वर्ग, सी कृषक वर्ग। तो क्वेश्चन था आपका पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम वर्ग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मैनर शब्द से संबंधित है। मैनर बताना है, मैनर का किससे संबंध है? मैनर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए विभाग, बी सेना, सी घर, डी किला। मैनर का संबंध घर से होता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घर। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की किस जनजाति ने गौल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया? फ्रांस किसने बना दिया? कौन सी जनजाति ने? फ्रैंक जनजाति, फ्रेंचिस जनजाति, फ्रेम जनजाति, उपरोक्त सभी। बताना है आपको जर्मन की कौन सी जनजाति ने गौल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया, यानी कि जो गौल प्रांत था उसको फ्रांस बना दिया। कौन सी जनजाति ने? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक जनजाति। गौल प्रांत को फ्रैंक जनजाति ने अपना नाम दिया और उसको फ्रैंक जनजाति ने क्या बना दिया? फ्रांस बना दिया, जो कि पहले गौल था और अब क्या बन गया? वो फ्रांस। तो कौन सी जनजाति ने बनाया? फ्रैंक जनजाति ने। अगला क्वेश्चन है आपका 59, क्वेश्चन नंबर 59, चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था जिसे कहा जाता था। क्या कहते हैं?
चर्च किसानों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उनसे कर के रूप में लेते थे, जिसे हम टैक्स बोलते हैं। तो उसको क्या कहा जाता था? मेनर, जागीर, टीथ, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टीथ। टीथ एक तरह का कर था, कर यानी कि टैक्स, जो कि चर्च वसूलता था किससे? किसानों से। किसानों को अपनी उपज का 10वां भाग चर्च को देना होता था। ये एक तरह का कर था जिसे हम बोलते हैं टीथ। कर यानी कि टैक्स। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, भिक्षु का ऐसा समूह जिन्होंने 13वीं सदी में मठ में ना रहने का निर्णय लिया। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। लिखा है यहाँ पे मठ में ना रहने का निर्णय लिया। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? बताना है आपको। जिन लोगों ने मठ में ना रहने का निर्णय लिया उन्हें क्या कहा जाता था? फ्रायर, टीथ, मैनर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो मठ में नहीं रहना चाहते थे, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है, मठ में नहीं रहने का बोला है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रायर। जिन्होंने मठ में ना रहने का निर्णय लिया उसे कहते थे फ्रायर। ये 60 क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इन सबको एक बार और रिवीजन कर लेना। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाज जोन। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।